तो आज जो है हमारा इस कोर्स का 13th लेक्चर है और इसमें वी विल बी कवरिंग ट्राई टू कवर नंबर ऑफ टॉपिक्स जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन टॉपिक से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं करना चाहूँगी। इसके बाद फिर वी विल स्टार्ट विद सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम रोका था। वी विल टॉक अबाउट orthogonal Gramian matrix, we will talk about orthogonality principle और फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, वेटेड लीस्ट स्क्वेयर्स की बात करेंगे एंड देन वी विल, अगर टाइम हो तो वी विल टॉक अबाउट another representation of Gramian matrix. ओके, इससे पहले कि हम ग्रामियन पे जाएं एंड वी सी के हम ग्रामियन को कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, अनाउंसमेंट्स जो है इसमें से एक जो इम्पोर्टेंट अनाउंस, बल्कि दोनों ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, एक तो ये कि आप लोगों के जो भी क्विज़ेस की मास डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें से 5% मैंने कम कर दी और 5% विल बी फॉर क्लास पार्टिसिपेशन। और क्लास पार्टिसिपेशन में फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल हैव द लिस्ट और मैं रैंडमली जो है आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा करूँगी और उसके बाद आप में से जो अवेलेबल नहीं होगा उसके मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इट्स नॉट कि हर दफ़ा हर एक से पूछूंगी, बिकॉज मैंने कई दफ़ा देख चुकी हूँ कि आप लोग ऑनलाइन लॉग इन तो होते हैं बट यू आर नॉट देयर, और इसका मतलब है कि पर्पस जो है इंटरेक्टिव सेशन का वो ख़त्म हो जाता है एंड देन यू डोंट इवन अंडरस्टैंड थिंग्स, क्योंकि मुझे पता है ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से समझ आ सके। इट इज़ लीनियर अलजेब्रा, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच फॉर लीनियर अलजेब्रा। तो अगर आप पढ़ते नहीं हैं, आप यहाँ पे नहीं होते मौजूद, इंटरेक्टिव का मतलब यही है कि हम इंटरेक्ट करें। ठीक है, तो कई दफ़ा आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि आप में से आधे लोग होते ही नहीं हैं और मुझे बार बार जो आंसर में वही आवाज़ें आ रही होती हैं जो कि बार बार आंसर कर रही होती हैं, तो आई डोंट वांट दैट। तो अगर आप नहीं होते तो फिर यू विल लूज़ 5% मार्क्स। दूसरी चीज़ ये कि क्विज़ेस के लिए आई वांट सम टाइम अदर देन द क्लास टाइम, और उसका मेन रीज़न ये है कि क्योंकि ये ऑफ कैंपस क्विजेज हैं, ऑनलाइन क्विजेज हैं, तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आप लोगों का चला जाता है। इस तरह नहीं होता कि मैंने 10 मिनट दिए हैं तो मैं 10 मिनट के बाद जो है वो कलेक्ट कर लूँ। तो एंड देन आई फील कि मैं शुरू में लेती हूँ तो आप सबमिट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, उस चक्कर में क्लास बहुत लेट हो जाती है। मैं एंड में लेती हूँ तो आप लोग क्लास ही नहीं अटेंड करते, आप लोग बस लॉग इन करके क्विज़ के इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं या क्विज़ का कुछ भी कर रहे होते हैं। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डिसाइड, अगली क्लास तक मुझे बता दें कि it can be any time other than the quiz time. It can be maybe अगर आप ट्यूसडे को चाहते हैं, ट्यूसडे को हो सकता है, थर्सडे को हो सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि जो टाइम होगा फिर जब भी क्विज होगा उसी टाइम पे उसी ड्यूरेशन में हुआ करेगा। आप आपस में डिसाइड कर लें, अगर आपस में नहीं कर पाते तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं खुद अपनी मर्जी से कोई टाइम डिसाइड कर दूंगी। दूसरी चीज़ ये कि क्विज में मैं हमेशा आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि अपना कैमराज ऑन करें, किसी का कैमरा ऑन नहीं होता। नेक्स्ट टाइम अगर कैमरा आप लोग ऑन नहीं करेंगे तो 10% मार्क्स जो है मैं डिटेक्ट कर लूँगी। ठीक है, आई यू नीड टू फिगर आउट कि कैसे आप उस 15 मिनट के लिए कैमरे को ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई सबमिट कर सकते हैं आप उसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, बट आई वांट द कैमराज ऑन ड्यूरिंग द क्विज। और ये सारी जो है ना, दीज आर नॉट अनरीजनेबल डिमांड्स। आप लोगों का फाइनल एग्जाम में यू विल हैव टू हैव ऑल कैमराज ऑन फॉर ऑल 3 आवर्स। तो इट्स बेटर कि आप अभी से उसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर दें एंड देन आई वांट टू नो कि आप लोग क्या कर रहे हैं आखिर जब आप क्विज कर रहे होते हैं। तो और ये इंस्ट्रक्शंस दोनों क्विजेज में दे चुकी हूँ, दोनों में किसी क्विजेज में आपने इसको फॉलो नहीं किया। तो अगर आप नहीं करते आई वोंट टेल अगेन, लेकिन आपके जो है वो 10% मार्क्स जितने भी आपके आएंगे वो उसमें से डिटेक्ट हो जाएंगे। क्विजेस के सोल्यूशंस मैंने बना लिए हैं, असाइनमेंट का भी पार्शल हो गया, इंशाल्लाह कल तक मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। क्विजेस भी मेरी कोशिश होगी कि इस वीक में चेक होके आप लोगों को मिल जाए एंड देन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हम कोई एक और क्विज रखेंगे ऑन द डे, जो भी आप लोग डिसाइड करते हैं। ओके, सो ये अनाउंसमेंट हो गई है। मैं इसको रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आज भी जो लोग गायब हैं अगर वो इसको सुने तो दे वुड नो कि आपके मार्क्स जो है वो कटेंगे 5% अगर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं होते लॉग इन करने के बाद। ओके, सो व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, कौन बताएगा लास्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे थे? और लेट मी राइट इट डाउन हियर। हम एक्चुअली बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट, हमने एक ग्रामियन मैट्रिक्स की बात की थी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे डिटेल में, एंड एक्चुअली वी वर टॉकिंग अबाउट के
आप अगर किसी भी वेक्टर स्पेस कि कोई आपके पास सब स्पेस है और वही जो अप्रोक्सीमेशन का प्रॉब्लम है कि इफ़ यू आर approximating a x belonging to x or projecting an x belonging to x on the surface space x t t जो है सब स्पेस है s का, इसके ऊपर अगर आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस यू गेट द अप्रोक्सीमेशन x hat which will actually create the error. और दिस इज़ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये एरर वेक्टर जो है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एरर वेक्टर जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस थिंग. एंड व्हाट वी एक्चुअली सॉ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि जब आपके पास एक्स हैट है बेसिकली, तो दिस इज एक्चुअली वी कैन राइट इट एज अ समेशन ऑफ फ्रॉम 1 to some n or m ci pi, where pi are the, what are pi? pi are the, जी anyone? pi जो है हमारे पास आर बेसिस, ठीक है, वेक्टर्स ऑफ जो भी हमारे पास सब स्पेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. और हमने बहुत सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट किया था. वी स्टार्टेड विद जस्ट टू वन डायमेंशनल, हमने टू डायमेंशनल की बात की और फिर वी टॉक्ड अबाउट दिस एम डायमेंशनल. सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी सी इज कि आपके पास जो एक्चुअल एक्स है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स प्लस सम एरर. और जो हम इसको सॉल्व करने का मकसद क्या था, जो पूरा का पूरा सिस्टम हम कर रहे थे, वी वांट टू फाइंड हाउ टू कंप्यूट दीज कोफिशिएंट सी आई, जिसकी मदद से आप एक्स हैट को, बिकॉज वी आर अस्यूमिंग कि हमें जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, कि अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है. एंड देन वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास एक्स एक्चुअली जो वेक्टर है दिस इज ऑब्जर्वेशन वेक्टर दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, बट वी वॉन्ट टू सॉल्व फॉर दिस वेक्टर सी. और उसके लिए जो है हमने ये चीज़ देखी थी कि आर सी इज इक्वल टू एक्स जो है वो हमने देखा था. और इसमें वी वर टॉकिंग अबाउट दिस आर को हमने कहा था कि दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड ग्रामियन, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, आर सी इक्वल टू पी, ठीक है. तो ये आर जो है दैट इज ग्रामियन मैट्रिक्स और P जो है ये क्रॉस कोरिलेशन वेक्टर है और C जो कोफिशिएंट वेक्टर है जिसको हमने जो है वो जिसके लिए सॉल्व करना है. तो इफ़ वी वांट टू सॉल्व फॉर C तो वी नो के दिस विल बी इक्वल टू R इनवर्स टाइम P, विच मीन्स के इन ऑर्डर टू सॉल्व इट, जो कि हमारा नॉलेज अभी तक का है, आर को इन्वर्टेबल होना चाहिए. और जो चीज़ हम चेक कर रहे थे लास्ट टाइम वो ये कि आर इन्वर्टेबल है या नहीं है. और इसके लिए जो है वो हमने एक सेट ऑफ ये थ्योरम बेसिकली था जिसको हमने प्रूव किया था. और वी टॉक्ड अबाउट सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट और सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिसेस की बात की थी. अभी जो है फ़िलहाल सारी की सारी चीज़ जो है वो मैं रिपीट नहीं करूँगी, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो लास्ट लेक्चर आप सुन सकते हैं. बट व्हाट वी एक्चुअली सेड वाज कि जो हमारे पास बाय कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास आर मैट्रिक्स है इट इज़ सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है. और सेमी डेफिनेट इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है कि नॉट इन्वर्टेबल, ठीक है. बिकॉज इसके लिए जो यानी विच मीन्स कि आपके पास जो है वो तमाम के तमाम इसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं दे वोंट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. और उसके लिए जो प्रूव करने के लिए हमने कंडीशन की थी जिसे हमने ये प्रूव किया था, वी एक्चुअली डिड दिस थिंग दैट अगर आप कोई भी वेक्टर ले लेते हैं उसको आर के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इफ़ दिस come out to be greater than or equal to 0 then it means कि this is symmetry positive semi definite, ठीक है. लेकिन वी वॉन्ट इट टू बी सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट और वी वॉन्ट इट टू बी इन्वर्टेबल, ठीक. तो अब हम क्या करें आर के साथ, एनी गेसेस
ठीक है, व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू इज के सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट है, जिसका एक मतलब तो ये है कि दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और दूसरा जो चीज़ है इसका मतलब है कि नॉन इन्वर्टेबल है, विच मीन्स के द कॉलम्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं इसको इन्वर्टेबल करना चाहूँ तो व्हाट शुड आई मेक श्योर, जिसकी बेस पे मैं इसको इन्वर्टेबल कर सकती हूँ? जी, कौन आंसर करेगा कि अगर मेरे पास सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है, जिसको अब चले नाम को आप भूल जाइए कि सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, जब सिर्फ और सिर्फ वी जस्ट नो के नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, और नॉन इन्वर्टेबल इसलिए है बिकॉज द कॉलम्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इन अदर वर्ड्स दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम क्या ऐसा करें कि ये हमारे पास इन्वर्टेबल हो जाए? लॉजिकली क्या करना चाहिए इफ़ वी मेक श्योर अबाउट समथिंग? तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? व्हाट शुड बी द कंडीशन जो कि अगर हम इंश्योर करें तो इट विल बिकम इन्वर्टेबल? मैम यहाँ पे ये जो हमने कंडीशन मेंशन की है वाई एच आर वाई, ये शुड बी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। और अगर हम ये कह रहे हैं कि कॉलम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो फिर ये है कि उनको लीनियरली जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो व्हाट, बिकॉज ये वाली जो चीज़ है, अगर आपको ये कंडीशन का नहीं भी याद, ये चीज़ हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, शुरू से लेकर हमने ये देखा है कि इफ़ योर कॉलम्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है कि तमाम के तमाम कॉलम्स जो है वो पिवट कॉलम्स हैं, एंड इट मींस कि हमारा जो भी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल होता है। ये कंडीशंस हमने शुरू में जब कोर्स शुरू किया था तो हमने कई तरह से इस कंडीशंस को प्रूव भी किया था और इसके एग्जांपल्स भी की थी। लेकिन इन एनी केस अगर आपको नहीं भी याद, तो व्हाट यू नीड टू एश्योर इन ऑर्डर फॉर द मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टेबल इज के आप उसको लीनियरली, उसके तमाम के तमाम कॉलम्स को अगर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट कर देते हैं किसी तरह से, देन इन दैट केस वी आर एश्योर के हमारा जो मैट्रिक्स होगा दैट विल बी इन्वर्टेबल। एंड वी जस्ट सॉ इन द बिगनिंग कि हम सी निकालने के लिए वी नीड the matrix to be invertible. But by structure, by construction, this is actually not invertible. और जिस तरह से अभी रिमशा ने कहा, रिमशा आपने बताया, मुझे नाम अब याद नहीं यस रहते। मैम। ओके, रिमशा ने कहा है कि एक जो कंडीशन हमने लास्ट टाइम देखी थी वो ये कि अगर सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के बजाय सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट हो जाता है मैट्रिक्स, ठीक है, विच मीन्स सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट हो जाता है, विच मीन्स के हमारे पास वाई एच आर वाई, वी मेक श्योर कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो, देन यानी इक्वल टू जीरो की कंडीशन अगर ख़त्म हो जाती है, ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, देन इट मीन्स के इट विल बिकम इन्वर्टेबल, और इट मीन्स के कॉलम्स विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये चीज़ याद रखें कि ये मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि विच एक्चुअली देर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच एक्चुअली टेल्स अस द सेम थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट कह रही हूँ तो आई ऑटोमेटिकली नो कि इट विल बी इन्वर्टेबल होगा। अगर मैं ये कह रही हूँ कि कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंस, देन इन दैट केस ऑल्सो आई ऑटोमेटिकली नो के द मैट्रिक्स विल बी इन्वर्टेबल। ठीक है, इसके अलावा और क्या कंडीशंस हो सकती हैं? इफ़ यू हैव ऑल द पिवट कॉलम्स, पिवट जो आपके पास एलिमेंट्स हैं इन द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, इफ ऑल ऑफ देम आर नॉन जीरो, देन इट मीन्स इट इज इन्वर्टेबल। ठीक है, एंड देन देयर आर नंबर ऑफ, अब हम आगे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स की बात करेंगे, वी विल सी देयर ऑल्सो के आपके पास कौन सी कंडीशंस होंगी आइगन वैल्यूज के ऊपर के जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि इट विल बी इन्वर्टेबल। सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज कि आपके पास इन्वर्टेबल के लिए देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि इक्विवेलेंट हैं। फॉर एग्जांपल, इस कोर्स से पहले जो था इन्वर्टेबल की जो कंडीशन जो आपको पता होती थी, जिस पे आप इन्वर्स फाइंड आउट करते थे, वो ये था कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, तो अब हम आगे जाके देखेंगे कि डिटर्मिनेंट टू बी नॉन जीरो मींस एग्जैक्टली दीज थिंग्स, कि जो हम अगर खासतौर पे अगर हम उसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, सो दे आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड। एंड इसके लिए जो है, सो व्हाट वी आर trying to see in the next
स्लाइड इज के अगर हमारे पास जो है व्हाट वी एक्चुअली जस्ट सॉ और व्हाट वी स्टेटेड इन द लास्ट स्लाइड के हमने ये कहा है कि अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि y h r and y is greater than 0 then it means कि आपके पास मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल हो जाएगा, या ये कि दैट विल बी इक्वल टू सिमेट्रिक। का तो मतलब हमें स्पेसिफिक पता है कि सिमेट्री एक्चुअली का मतलब होता है कि ट्रांसपोज इक्वल टू आर है या हमीशन इक्वल टू आर है। ठीक है, बेसिकली अगर आपका पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं या सेमी डेफिनेट की, तो सिमेट्रिक तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं आपके मैट्रिसेस। लेकिन ये कि पॉजिटिव डेफिनेट या सेमी डेफिनेट के लिए जो कंडीशन हम चेक करते हैं वो ये कि दिस product is greater than 0 or greater than or equal to 0 for any y वेक्टर के लिए। तो यहाँ पे जो है अगेन वी आर जस्ट प्रूविंग दिस थिंग कि लेट्स सपोज कि r इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, विच मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि आपके पास दिस थिंग इज नॉट ग्रेटर देन 0, विच मीन्स कि हमारे पास it will be equal to 0, ठीक है, और इक्वल टू 0 फॉर नॉन जीरो वेक्टर y। ठीक है, देखें, ओके लेट मी एक्चुअली राइट इट अगेन, व्हाट डज इट मीन। y h r और y मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आया था, किसी को एक्सप्रेशन याद है? एन में मेरे पास ये चीज़ इसके इक्वल आई थी जो हमने लास्ट टाइम जहाँ पे क्लास को ख़त्म किया था, y j p j स्क्वायर। ठीक है, और बाय डेफिनेशन व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली नॉर्म, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ द नॉर्म इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि किसी को याद है कि नॉर्म के कंडीशन में ये इक्वल टू 0 किस वक्त होता है? नॉर्म इज इक्वल टू 0 व्हेन मैम वेक्टर इटसेल्फ इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल वो परपेंडिकुलर होता दोनों। ओके, अब परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल की तो अगर हम दो की बात कर रहे हैं, ठीक है, यू आर राइट, लेकिन अगर हम दो डिफरेंट वेक्टर्स की बात करते हैं तो उस केस में वी से के देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल है। अगर मैं एक वेक्टर का उसी के साथ नॉर्म ले रही, ओके, व्हेन द वेक्टर इटसेल्फ इज 0, ठीक है, सो इट मींस कि आपके पास जो 0 की इक्वल टू 0 की कंडीशन है दैट विल बी ट्रू ओनली व्हेन दिस जो भी हमारे पास समेशन है दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब इसको 0 होने के लिए आपके पास क्या हो सकता है, ये तो हमें पता है कि 0 नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट मीन्स कि आपके पास जो वेक्टर y है इट शुड बी इक्वल टू 0। ओके, अगर आपके पास जो 0 की कंडीशन जो है अगर नॉर्म के केस में फुलफिल हो रही है, इफ आई से कि दिस इज 0 but y is not equal to 0, then what does it mean? देखिए, अगर मेरे पास समेशन है, लेट्स सपोज, जी जी बोलें। मैम देन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, दोबारा बोलेंगे? मैम इफ y is not equal to 0 that means that p is equals to 0। नहीं, p भी 0 नहीं है, तो फिर क्या मतलब बनता है? p तो हमें पता है ना 0 नहीं है। ओके लेट्स सपोज, ओके लेट मी राइट इट, लेट्स सपोज कि m इक्वल टू, मैं से सिंपल 2 ले लेती हूँ। इसका मतलब है कि समेशन क्या बन जाएगी, y1 p1 प्लस y2 p2 इक्वल टू 0। अब मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज इक्वल टू 0 फॉर y1, y is the vector y1 y2 and this is not equal to 0, तो when will it be 0? इनका कॉम्बिनेशन ऐसे होगा कि इनका कॉम्बिनेशन ऐसे होगा, या what does it mean कि your लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, बिकॉज इट मीन्स कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, ओके, कि आप y और y1 एंड y2 आर सच दैट एक प्रोडक्ट को हम दूसरे प्रोडक्ट की फॉर्म में
लिख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी जी ना कि इनकी जी डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड एक है और डायरेक्शन डिफरेंट है। जी मैग्नीट्यूड नहीं, नॉट नेसेसरली, बिकॉज ये तो P1 P2 पे भी डिपेंड कर रहा है ना, तो वो P1 हाँ नॉट सेम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट नेसेसरी। और फिर यहाँ पे ओके, इन दिस केस यू कैन से कि अगर P1 P2 ऑर्थोगोनल हैं और उसके बाद, लेकिन ये कि अगेन इट इज नॉट नेसेसरी कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं। अभी तो सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर मेरे पास फॉर नॉन जीरो y के लिए दिस थिंग इज जीरो, तो इसका मतलब है कि Pi विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, बिकॉज इट मीन्स के PIs कैन बी रिटर्न एज द लीनियर, मतलब वन PI कैन बी रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर PI। और यहाँ तो हमने खैर 2 ले लिया है, अगर 2 से ज़्यादा भी हम ले लेते हैं, बट द थिंग इज के हमारे पास जो है लीनियरली PIs आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका क्या मतलब है कि एंड इन दैट केस व्हाट वी आर सेइंग इज के और इस केस में जो है हमने ये कहा था कि दिस इज एक्चुअली नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, बिकॉज हमने इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन चेक की थी। अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज पॉजिटिव डेफिनेट, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि आपके पास ये इक्वल वाली कंडीशन जो है वो तो होल्ड करेगी ही नहीं, ठीक है। एंड इट मीन्स कि आपके पास ये वाली जो चीज है इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, सॉरी, ये जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो फॉर नॉन जीरो y, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि अगर आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट है और ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो, देन इट मीन्स के जो हमारे पास वेक्टर्स हैं which are the basis of the subspace, they have to be linearly independent, ठीक है। ये वाली चीज जो है ये मैंने आपकी बुक्स के 3rd चैप्टर से ली हुई है, प्रूफ भी और प्लस ये वाली चीज भी है। सो इन द नटशेल व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज के अगर वी मेक श्योर के R के कॉलम्स आर, इफ द कॉलम्स ऑफ R आर, सॉरी, if columns of R are linearly independent, then R inverse exist, और in other words हमारे पास सॉल्व हो सकता है इन फॉर द केस ऑफ so we can find out this solution, ठीक है। so what we need to remember कि by default R is not invertible, but if we can make it or make all the, sorry, we can make all PIs linearly independent, then R will be invertible and it will be positive definite also. इसकी actually positive definite is not that important at the moment, वो हम बाद में देखेंगे कि हम बार बार इसकी बात क्यों करें, but for the time being just remember कि हमारे पास अगर linearly independent है तो इसका मतलब है कि वो invertible हो जाएगा और हम इसको solve कर सकेंगे। अच्छा, now next condition is let's suppose कि मेरे पास let me write R here. R हमने क्या लिखा हुआ था, किसी को याद है? R was actually equal to inner product of P1 P1 P2 P1, ठीक है, and I am assuming कि M basis vector है, ठीक है, and then I had P1 P2 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 and PM P2, and then I have P1 PM P2 PM and PM PM, ओके। अच्छा, एक जो चीज़ है वो तो खैर हमने देख ली कि अगर हमारे पास PIs जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि इट विल बी इन्वर्टेबल। अब मुझे ये बताएं कि इफ दे आर ऑर्थोगोनल्स, इफ PI PJ इक्वल टू 0 फॉर I नॉट इक्वल टू J, तो उस केस में मेरे पास क्या शेप आ जाएगी इसकी?
what will happen to this matrix? एक एचेलॉन फॉर्म टाइप सी बन जाएगी, मतलब अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल Ma'am, जीरो हो जाएगा. Triangular matrix है. matrices. Oh, triangular डायगोनल matrix. मैट्रिक्स आ जाएगी. Diagonal Diagonal matrix बनेगा. Okay, very good. Diagonal ठीक है, आ- because we can see कि इस केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ diagonal element जो है वो नॉन जीरो होंगे, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट जो है वो जीरो हो जाएंगे, because we are saying कि all the जो p's हैं they are orthogonal to each other. ठीक है, so what would be the advantage of this thing? अब देखें, मैं again उसको दोबारा से लिखती हूँ, जो इक्वेशन हमने लिखी हुई थी, we had r c equal to p. ठीक है, अब मेरे पास r is p1 inner product, p2 inner product, and pm inner product, and then this is zeros, and ये जो था मेरे पास this was c1 c2 से लेकर cm, सॉरी ये मोती, यहाँ भी जीरो है, and then it is c1 c2 cm equal to, this was actually x with p1 inner product, x with p2 inner product, and so x with pm inner product. ठीक है, अब ये जब मेरे पास ऑर्थोगोनल नहीं थे तो ऑफ डायगोनल भी मेट्रिसेस थे, एंड देन वी सॉ कि उस केस में हमें ये सीज को करने के लिए आर का इन्वर्स लेना पड़ता. अब मुझे बताएं कि इस स्पेसिफिक केस में वी आर अस्यूमिंग के वी अस्यूम के पी आई इज एंड पी जे का इनर प्रोडक्ट इज जीरो when I not equal to j. अब मुझे बताइए कि what will be the value of c1 here? अब इसका ये एडवांटेज है कि इन्वर्स लिए बगैर ही आप Exactly. जी, क्योंकि देखिए इसमें आप देखें, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो I will get actually C1 C2 जी C1 P1 जो है ये मेरे पास जी ये 1 टाइम्स हो गया C1 will be equal to, अच्छा ये C1 P1 टाइम्स C1 आ जाएगा इक्वल टू x P1. ठीक है, पहले दोनों साइड के अगर मैं पहले एलिमेंट्स को लेती हूँ, इट मीन्स के C1 विल बी सिंपली इक्वल टू x इनर प्रोडक्ट P1 ओवर P1 इनर प्रोडक्ट विद P1, विच मीन्स के मुझे इसी तरह से C2 विल बी इक्वल टू x इनर प्रोडक्ट P2 डिवाइडेड बाय P2 inner product P2. So what does it mean? If somehow I can orthogonalize, मैं इनको किसी तरह ऑर्थोगोनलाइज कर सकूं पी आईज को, तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. बिकॉज बेशक आर अगर इन्वर्टेबल है भी, इन्वर्स लेने में किसी भी मैट्रिक्स का वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द केस कि जब आपके कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब आप इन्वर्स लेते हैं तो देर आर मतलब आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं. तो इफ़ वी कैन अवॉइड इन्वर्सेस दैट इज़ ऑलवेज समथिंग डिज़ायरेबल, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अभी जिस तरह हम एम की बात कर रहे हैं, तो जब एक्चुअल सिनेरियोज में आप बात करते हैं तो इट कैन गो टिल नंबर ऑफ जो होते हैं हमारे पास डायमेंशंस कैन गो टिल अ वेरी लार्ज नंबर, थाउजेंड्स में भी हमारे पास जा सकते हैं. तो जब उस केस में आप आर इनवर्स निकालने की कोशिश करें डायरेक्टली, तो इट विल बिकम वेरी टीडियस. सो व्हाट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि हम जो हमारे पास ये जो भी कॉलम वेक्टर्स हैं हम उनको ऑर्थोगोनलाइज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी कैन सी कि इन्वर्स को फाइंड आउट किए बगैर हमारे पास जो है वो सारे के सारे, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में सिंपली सी आई किसी जेनेरिक सी आई की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इट विल बी जस्ट इक्वल टू एक्स टाइम पी आई डिवाइडेड बाय पी आई इनर प्रोडक्ट विद पी आई. सो what we need to remember from here is कि जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, कॉलम वेक्टर्स हैं, उनको ऑर्थोगोनलाइज अगर हम कर सकें तो इट कैन मेक्स द
आवर लाइफ इजी बिकॉज सिस्टम्स को सॉल्व करना आसान हो जाता है। एंड वी विल सी दैट कि हम आगे जो है जाके ये पढ़ेंगे कि हाउ टू ऑर्थोगोनलाइज देम, ठीक है। बट मोस्टली आप लोगों ने बल्कि पढ़ा भी होगा, ग्राहम श्मिट का मेथड जरूर पढ़ा होगा, जिसमें हम ये कर ही यही रहे होते हैं कि ऑर्थोगोनलाइज वेक्टर्स जो होते हैं वो निकाल रहे होते हैं। एक वेक्टर लेते हैं, उसका ऑर्थोगोनल लेते हैं, फिर उन दोनों का तीसरा ऑर्थोगोनल लेते हैं, फिर तीनों का चौथा ऑर्थोगोनल लेते हैं। बट द पॉइंट इसके प्रोसीजर तो हमें पता होता है, बट मोस्टली वी डोंट एक्चुअली नो कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर यू नो वन ऑफ द रीजंस कि हमारे पास जो है वो सोल्यूशन बिकम्स ईजियर। अच्छा, अब फर्ज करें कि आई टेल यू कि जी जी पूछ सकती हूँ इसमें? जी जी जरूर। अच्छा, जैसे कि हम ये करते हैं ना, OFDM करते हैं जिसमें हम n डायमेंशंस लेते हैं जी और जी जितने भी सब कैरियर्स हैं वो हम ऑर्थोगोनल लेते हैं। बिल्कुल तो तो मैं ये सोच रही थी कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि वो सारे ऑर्थोगोनल हों। मेरा ये ख्याल है कि मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही हूँ कि जो एडजेसेंट होता है, जैसे कि P1 P2 P3 हम ले रहे हैं या कोई भी नाम हो, तो P1 P2 के ऑर्थोगोनल होगा, P2 P3 के ऑर्थोगोनल होगा, P4 P3 के नहीं ऑर्थोगोनल होगा। नहीं 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 और आपके पास ना, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग जब हम ग्राहम श्मिट को देखेंगे कि वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है ठीक है। अब देखिए, बिकॉज वी कैन नॉट विजुअलाइज, हमारे जहन में जो ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एट राइट एंगल होने चाहिए, ठीक है ना। और उससे लगता ही है कि अगर एक दो के राइट एंगल है तो तीसरा जो है वो दूसरे वाले के हो जाएगा, बट इट डजंट हैपन लाइक दिस। वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग जब हम ग्राहम श्मिट की बात करेंगे, तो उससे ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। बट दे आर एक्चुअली म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, मीन्स के मैं कोई भी दो पेयर अगर उठा लेती हूँ ना, तो वो आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे भी देखें, जो हमने बात की है कि पी आई और पी जे, तो मैंने ये डिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है कि P1 P2 के साथ है एंड देन P2 इज ऑर्थोगोनल टू P3। अब यहाँ जहाँ कहीं पे जो है वो P1 P3 होगा, वो भी जीरो हो रहे होंगे, ठीक है। और फर्स्ट और अगर फर्ज करें कि वी डोंट हैव अ मेथड ऑफ डूइंग पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, कर नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि इस चीज को यूटिलाइज करने का कोई फायदा भी नहीं है ना। बिकॉज इफ वी से कि जी ऑर्थोगोनल नहीं हो सकते म्यूचुअली, देयर इज नो वे कि आपके पास कोई भी दो पेयर उठा लें वो ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के, तो इसका मतलब है कि इस मेथड को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज नॉट ट्रू। बेसिकली वी कैन डू दैट, और हम जिससे स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। और एंड देन अगेन आपके पास हम, दिस इज समथिंग अगेन इंटरेस्टिंग कि जो हम देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपने पहला क्या वेक्टर उठाया है, उसकी बेस पे आपको अलग अलग टाइप के जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मिल रहे होंगे। बट द थिंग इज के जो ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन है, ये जो ऑर्थोगोनैलिटी की का प्रिंसिपल है, ऑल ऑफ देम विल बी फॉलोइंग दैट, एंड दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो है वो म्यूचुअल ऑर्थोगोनल हो, जिसकी वजह से जो है वो हम इस तरह से प्रॉपर्टीज लगा के जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और होता है, इस तरह नहीं होता कि फर्स्ट सेकंड के है और फिर सेकंड थर्ड सेकंड, मतलब सेकंड जो है वो फर्स्ट के और थर्ड जो है वो सेकंड के, नहीं, ऐसा नहीं होता। दे आर एक्चुअली म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये हम जी जी सॉरी, नहीं इमेजिन नहीं कर सकते आप, मतलब उसको इमेजिन करना तो इम्पॉसिबल है ना। आप तो थ्री डायमेंशन से आगे ऑर्थोगोनैलिटी को कर नहीं सकते, लेकिन आप उसको इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि अगर थ्री डायमेंशन की आप बात कर रहे हैं, एक्स वाई जी डायरेक्शन की अगर आप बात करते हैं, तो एनी टू डायरेक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू, मतलब एनी टू आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, राइट। जी, एक्स वाई के ऑर्थोगोनल है, वाई जी के ऑर्थोगोनल है, एंड एक्स इज ऑर्थोगोनल टू जी ऑल्सो। तो हम जिस तरह थ्री में कर सकते हैं, हम इस तरह जितने भी डायमेंशंस में करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। द थिंग इज के ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन जो है वो हम मैथमेटिकली कर सकते हैं, विजुअलाइज जाहिर है हम नहीं कर सकते थ्री डायमेंशन से ज्यादा। लेकिन ये कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, नो मैटर कि आप कोई भी दो पेयर्स को उठा लें, दे विल बी ऑर्थोगोनल। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि इसके आगे हम, मैं ये कंडीशन भी लगा देती हूँ कि दिस इज इक्वल टू 0 when I is not equal to j and equal to 1 when I equal to j। तो उस केस में क्या हो जाएगा? मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इट विल बी जस्ट 1, यानी मैंने नॉर्मलाइज भी कर दिया ऑर्थोगोनल के साथ। अब इस पे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैम इसमें जो C1 की वैल्यू होगी वो सिर्फ x और P1 के उस पे डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंड Exactly. करेगी। So it will become much more easier to solve it. So the thing is कि what we are saying is कि अगर हम somehow ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आता है, इस पे हम अगर
फोकस करें, और फोकस किस तरह करें कि ये मैट्रिक्स हमारे पास, जिस मैट्रिक्स से, अगर आपको याद है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास किससे बना था, इट वाज एक्चुअली मेड अप ऑफ दिस वेक्टर, ये जो हमारे पास सब स्पेस था इसके बेसिस वेक्टर से मिलके बना है ना, बिकॉज उसी के हमारे पास जो है वो इनर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो अब जब हमारे पास जो है वो इस तरह से हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि अगर इफ वी फोकस ऑन दिस सेट कि हम इसको ऑर्थोगोनल भी कर दें एंड नॉर्मलाइज कर दें, तो द सोल्यूशन ऑफ फाइंडिंग दीज कोफिशिएंट्स विल बिकम वेरी इजी, ठीक है। और अगर हमारे पास नहीं है तो इन दैट, और इफ देयर इज ड्यू टू सम रीजन वी कैन नॉट डू दैट, देन इन दैट केस हमें फिर इनवर्स जो है वो कंप्यूट करके और उसके बाद जो है वो ये कोफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और द अदर वे राउंड, अगर मैं फर्स्ट करें आपको कह देती हूँ कि ये आपने सॉल्व करना है, यू आर गिवन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड यू आर आस्क्ड टू सॉल्व इट, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ब्लाइंडली स्टार्टिंग टू सॉल्व फॉर आर इनवर्स, अगर आप पहले ये चीजें चेक कर लें कि जो इतने भी आपके पास मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ टी दे देती हूँ, बेसिस वेक्टर दे देती हूँ, एंड आई आस्क यू कि जी सॉल्व फॉर सी, मैंने आपको आर नहीं दिया, मैंने आपको पी नहीं दिया, बट यू नो द फॉर्मूला, सो एंड यू नो द पीस। तो अगर आप सिर्फ पीस पे ये चेक कर लें कि आर दे ऑर्थोगोनल, आर दे ऑर्थोनॉर्मल, तो यू वोंट हैव टू एक्चुअली फॉर्म दिस होल सेट ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पर है। हम जो है वो सिंपली उस केस में जो है यू विल जस्ट टेक द, जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन वेक्टर है उसके साथ आप इनर प्रोडक्ट्स ले लेंगे तमाम के तमाम वेक्टर्स का, और दैट विल गिव यू द सोल्यूशन। सो वी विल सी लेटर ऑन कि हम जो है वो बेसिकली ये करते हैं कि अगर हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट ना हो, बजाय इसके कि हम इस पूरी सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करें, वी ट्राई टू मेक देम ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मल आल्सो। अच्छा जी, लेट्स गो बैक। तो सो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई हैव रिटन हियर आल्सो, कि हमारे पास अगर ऑर्थोगोनल सेट है तो इसका मतलब है कि आर विल बी डायगोनल, और डायगोनल जब आर हो जाएगा तो थिंग्स बिकम इजी, एंड जब ये ऑफ डायगोनल हो जाएगा तो वो उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इसके बाद मैम जी जी पूछें। मैम अगर ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल दोनों हो जाएं तो C1 इज इक्वल टू हमारे पास X ये आ और जाएगा। P1 का इनर प्रोडक्ट जी बस जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऑर्थोगोनल जो है वो आप ये कह लें कि ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइज ऑल्सो है, विच मीन्स कि आपके पास जो यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखी है वो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। खाली ऑर्थोगोनल का मतलब है कि सिर्फ पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ओके। सो ठीक यू है कैन चेक, और जब आप चेक करते हैं तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ ये करने की ज़रूरत है, यानी इफ़ यू कैन चेक कि हाँ, आपके पास जो है, आपके पास इफ़ यू कैन चेक के पी आई पी जे इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, अगर सिर्फ ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है कि आप इन इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मेरे पास ये कंडीशन ट्रू है कि दिस इज इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू जे, विच मीन्स के ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है दैट इज फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, ये कंडीशन जो है वो नॉर्मलाइज का बता रही होती है, और दोनों मिला के ऑर्थोनॉर्मल कर रहे होते हैं। तो दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हैं तो यू विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन, अगर सिर्फ ऑर्थोगोनल है तो ये इक्वेशन, और अगर ऑर्थोगोनल भी नहीं है, नॉर्मलाइज भी नहीं है, तो फिर आपको आर इनवर्स कंप्यूट करके इस तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ राइट से मैम। ऐसा एक जी, ओके ओके, एंड देन दिस इज ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल, जो कि बेसिकली हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मैं इसको इस के नाम के साथ जो है वो दोबारा से बताना चाह रही हूँ, सो दैट जब आपके पास कहीं पर आगे ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल का वर्ड आए तो यू वुड नो कि व्हाट डज इट मीन। ये सिंपली क्या कहता है, हम लोगों ने जो है ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमारे पास अगर वेक्टर्स हैं मौजूद, ठीक है, जिस तरह कि हमारे पास जो है लेट्स सपोज के आपके पास P1 से लेकर PM तक जो है वो वेक्टर्स हैं, वेक्टर स्पेस S में, ठीक है। और अगर मैं ये इस तरह से हम इसको, ये एग्जैक्टली वही वाली बात है जो हम भी करते रहे हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू x हैट प्लस सम एरर है, ठीक है। और जो x हैट है दैट इज एक्चुअली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज pi, ठीक है। सो
ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि मिनिमाइज एरर कब होगा, व्हेन इट इज ऑर्थोगोनल टू ऑल द PIs। ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि हमने ऑलरेडी, अगर आपको याद हो 2-3 लेक्चर्स पहले हमने प्रूव किया था कि द बेस्ट एरर इज अचीव when the error is orthogonal to the whole subspace, which means कि it is orthogonal to all of the vectors in the subspace जिसकी हम बात कर रहे हैं, which are P1 से लेकर PM तक। So this is actually a proper principle is called orthogonality principle, और इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, in this form, because this error is actually equal to x minus x hat। ठीक है, एंड वी नो कि दिस x माइनस x हैट का मतलब ये समेशन जो है ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर I फ्रॉम 1 to P M C I P I। ठीक है, दिस इज एरर वेक्टर, एंड इसका जब मैं इनर प्रोडक्ट लेती हूँ with all the PIs, it should be equal to 0 for the error to be minimum, and this is specifically for the case जो कि हम बात कर रहे हैं। हम जो अभी बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लीस्ट स्क्वायर एरर्स। और लीस्ट स्क्वायर क्यों कह रही हूँ मैं, बिकॉज अगर आपको याद हो कि हम क्या कहते हैं, हम एक्चुअली इसका स्क्वायर को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, बिकॉज एरर का जो भी है, एरर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर का हम लीस्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, एंड बिकॉज एरर विल बी मिनिमम फॉर दिस कंडीशन, सो इट मीन्स कि उसका जो ज़ाहिर नॉर्म है या वो भी मिनिमम हो जाएगा इफ दिस इज द कंडीशन। ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल फुलफिल हो रहा होगा तो वी विल हैव द बेस्ट लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशंस। ओके, लेट्स मूव टू सम एग्जांपल्स ताकि ये चीज़ें हमें क्लियर हों। लेट्स सपोज कि, अच्छा ये एग्जांपल भी मैंने आपकी बुक में से ही ली हुई है, 3rd चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें। जी जी बोलें। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, एक सेकंड सिर्फ लास्ट वाली स्लाइड दिखाइएगा, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी ज़रूर। मैम ये जो आपने नीचे x माइनस x हैट लिखा है एरर के आगे, मैम इससे जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें आपने इनर प्रोडक्ट का साइन यूज किया है यहाँ पे, ये काइंडली जी जी ये इनर प्रोडक्ट है ना बेसिकली। ओके, लेट मी रब समथिंग। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि मिनिमम एरर कब है, मिनिमम एरर का मतलब ये है कि एरर शुड बी ऑर्थोगोनल टू t, विच मीन्स के x माइनस x हैड शुड बी ऑर्थोगोनल टू t। ठीक है, और ऑर्थोगोनल टू t का क्या मतलब है कि शुड बी ऑर्थोगोनल टू ऑल p, p1 p2 to pm। ठीक है, विच मीन्स के इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग with P1 should be 0. Similarly, inner product of this with P2 should be 0, and so हमारे पास inner product of this, इनर प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास, अगर मैं PM तक सारे इनर प्रोडक्ट लेती हूँ एरर के, देन इट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ये जो है x हैट, दिस इज एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ CI एंड PI। तो इसका मतलब है कि x माइनस x हैट की जगह मैं ये एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ, एंड दिस इंडिविजुअली ऑल PIs के साथ जो है ये ऑर्थोगोनल होगा, तो इसका मतलब है कि मिनिमम एरर होगा। तो दिस इज व्हाट, मतलब ये तमाम की तमाम जो इक्वेशंस है मेरे पास, उन सबको मिलाकर हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखी है, बिकॉज ये जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to m, और ये जो दूसरी साइड है इस पे एरर है, दिस पार्ट एक्चुअली, दिस पार्ट इज एरर वेक्टर। ठीक है, दिस इज एरर वेक्टर, इनर प्रोडक्ट का साइन नहीं है एरर वेक्टर में, एंड दिस इज एरर वेक्टर, एंड दिस इज ऑर्थोगोनल टू ऑल PIs। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल, के आपके पास ऑर्थोगोनल का मतलब है कि इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0,
एंड जब ये चीज़ ज़ीरो होगी, इफ़ दिस इज़ ऑर्थोगोनल टू ऑल द पी आईज, एंड इन दैट केस वी विल हैव द लीस्ट amount of error. Okay. ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी, next let's move to the example. अच्छा, लेट्स सपोज कि वी वांट टू फाइंड, जैसा मैं पहले भी बता रही थी, थर्ड चैप्टर में एग्जांपल आपके पास इसी तरह से हुई है, तो अगेन आप जाके जो है वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बट ये कि वी विल डू इट टुगेदर हियर आल्सो। तो हम ये करना चाहते हैं कि हम बेस्ट, अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो है वो शुरू से बहुत सी एग्जांपल्स की थी जिसमें हमने ये कहा था कि कोई जो कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, इनको हम, अब कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कि आपके पास t है एंड देन f ऑफ t है। तो नॉर्मली आपके पास जब भी कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, आप इसको पॉलिनोमियस से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, यानी इसकी कोई ना कोई इक्वेशन जो है वो मैं पॉलिनोमियल के साथ जो है लिख सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह से फ़र्ज़ करें कि मेरे पास, अगर फ़र्ज़ करें कि एक सिंपल ये वाला है फंक्शन जो है एफ ऑफ टी, तो इसका मतलब है कि आई नो कि मेरे पास जो है वो सिर्फ अगर टी पॉलिनोमियल जो है वो, उसको मैं सिर्फ टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो या लीनियर फंक्शन जो है उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 1 डिग्री पॉलिनोमियल से कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें पैराबोला है, देन इन दैट केस मैं सिंपल सेकंड ऑर्डर से कर सकती हूँ पॉलिनोमियल से। अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन है जो कि ज़रा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, जिस तरह इस तरह से है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं इसको थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर तक जो है जाकर करवा सकती हूँ अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट करने का क्या मतलब है कि एग्जैक्टली मैं उसको जो है वो जनरेट नहीं कर सकती, बट उसकी क्लोज तरीन जो है वो रिप्रेजेंटेशन को हम जनरेट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, मतलब लीनियर अलजेब्रा के टर्म से आपके लिए नया होगा, बिकॉज इससे पहले आपने लीनियर अलजेब्रा में अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ी होगी, मगर कैलकुलस में हम बहुत ज़्यादा करते रहे हैं। अगर आपको याद हो, कैलकुलस में जो है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करें कि ई रेज़ टू द पावर टी है फंक्शन, ठीक है, और इसको जो है वो आप किसी जगह पे, लेट्स सपोज कि आप इसको करना चाहते हैं कंप्यूटर पे, इसको आप किसी जगह पर जो है अपनी सिमुलेशन में यूज़ करना चाह रहे हैं। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी, विच मीन्स कि आपके पास, अगर मैं इसको सही से प्लॉट करना चाहूँ, तो आई विल नीड मे बी इनफाइनाइट टर्म्स जो है मुझे ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से, और विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रियल इम्प्लीमेंटेशन। सो व्हाट वी एक्चुअली नॉर्मली डू इज़ कि अगर आपको याद हो कि हम इस तरह के जो भी फंक्शंस होते थे उनकी टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन ले लेते थे, ठीक है। tan की ले ली, e रेज़ टू पावर t की ले ली, या एवरीथिंग दैट मे बी गोइंग टू इन्फिनिटी, उसकी हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते थे। एंड देन एक्चुअली मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे कहीं लिखी हुई भी है कि, हाँ लेट मी सी, हाँ जी, कि जिस तरह आपके पास जो है वो, अगर आप कैलकुलस में करते थे कि टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन जो है, अब ई रेज़ टू द पावर टी की टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन ये है, विच मीन्स कि जब भी मैंने ई रेज़ टू द पावर टी को इम्प्लीमेंट करना है इन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, थ्योरेटिकली ई रेज़ टू पावर टी इज़ परफेक्ट, मैथमेटिकली मैं इसको लिख सकती हूँ, लेकिन हमेशा याद रखें, आप लोगों ने पहले भी जिस तरह से डीएसपी भी पढ़ रहे हैं, अपने और कोर्सेज भी पढ़े हुए हैं, कि जो चीज़ थ्योरेटिकली मैथमेटिकली होती है, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ डायरेक्टली, यानी 1 to 1 आप उसको उठा के उसी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी ऑलवेज हैव समथिंग विच इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम, जिसकी वजह से एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सो एनीवे, तो अगर मैं टेलर सीरीज़ की अप्रोक्सीमेशन लेती हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि ई रेज़ टू द पावर टी की जो टेलर सीरीज़ है वो इस तरह की बनती है, एंड दिस इज़ गोइंग टिल इन्फिनिटी, यानी जितनी मैं इसमें टर्म्स बढ़ाती चली जाऊंगी उतना ही मुझे ज़्यादा अच्छा कर्व मिलेगा, या फंक्शन मिलेगा जो ई रेज़ टू द पावर टी के करीब तरीन हो, ठीक है। अब नाउ इफ अगेन यू रिमेंबर, तो हम टेलर सीरीज में क्या करते थे, हम कहते थे ज़्यादा तो इन्फिनिटी तक रहा है, लेकिन ये कि लेट्स सपोज कि हम इसको सेकंड जो है वो ऑर्डर तक हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड देन वी सेड के, वी यूज्ड टू से कि जी जब सेकंड ऑर्डर तो कर दिया, तो इसका मतलब है कि वी हैव इसकी जो है वो पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन हो गई है। वही चीज़ हम करना चाह रहे हैं थ्रू लीनियर अलजेब्रा। व्हाई? अगेन द सेम थिंग, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर फंक्शंस हैं और एवरीथिंग इफ दे कैन कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लीनियर अलजेब्रा, तो इसका मतलब है कि आपको अलग अलग
जो है डोमेन्स में जाके चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप लीनियर अलजेब्रा की ही चीज़ें जो है वो अप्लाई करके सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। एंड देयर आर अदर रीजंस आल्सो जो कि अगेन अभी फ़िलहाल जो है हम नहीं करेंगे। फ़िलहाल वी विल जस्ट स्टिक टू द पॉइंट कि हमारे पास जो है फंक्शन को हम एज अ कंटिन्यूस जो हमारे पास फंक्शंस हैं इनको हम किसी पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास फंक्शन एक कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है एफ ऑफ टी विच इज between t is between a to b, ठीक है, and we are approximating it by a function p of t, ठीक है, so that we want to minimize this error कि हमारे पास एक्चुअल जो फंक्शन है वो f of t है, हम p of t से अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं, वी विल सी के p of t हमारे पास आएगा कैसे, ठीक है, एंड वी वांट टू minimize this error because this is actually what actually आप ये कह सकते हैं कि this is your observation, this is your approximation, और हम ये चाहते हैं कि ये error जो है वो हमारे पास minimize हो जाए for this polynomial p of t of some degrees m minus 1। अब हमें ये पता है कि हमारे पास जो polynomial है उसको हमने how can we write it? We can write it in terms of लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है इफ़ आई एम सेइंग कि मैं पॉलिनोमियल लिखना चाह रही हूँ तो अगर m डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके बेसिस वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 t स्क्वायर से लेकर t माइनस 1 तक हो सकते हैं, ठीक है, t0 से लेकर t-1 तक, t of m-1 तक हमारे पास पॉलिनोमियल्स हो गए। एंड इफ आई वांट टू अप्रोक्सीमेट दिस f of t एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस वेक्टर्स, तो इसका मतलब है कि मेरे पास p of t विल बी इक्वल टू c1 प्लस c2 t1 प्लस या c नॉट कर लेती हूँ जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है c नॉट प्लस, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट गोल? अब अगर मैंने इस तरह से लिख लिया है तो ये एरर निकालने के लिए व्हाट डू आई नीड पी टी, ठीक है। एफ ऑफ टी तो आई एम अस्यूमिंग कि मुझे गिवन है, ठीक है। पी टी जो है वो मेरे पास वो है जिससे मैं अप्रोक्सीमेट करना चाह रही हूँ एफ ऑफ टी। am I saying कि PT जो है because we are saying कि PT is a approximation of f of t with polynomials, तो इसका मतलब है कि polynomials की linear combination अगर मैं ले लूँ तो I should be able to compute P of t। अब इसमें देखें ये जो basis vector है ये तो मुझे already पता है। What do I need in order to compute P of t? Coefficients? C1 C0 C2 C1 C2। So it means कि इसको solve करने के लिए what would I need? I would need to do the same thing जो कि हम अभी करते रहे हैं कि somehow if I can represent it in the form of कि अगर मैं Gramian matrix ले लेती हूँ वहाँ से C को compute कर लेती हूँ and then C को compute करने के बाद अगर मैं यहाँ पे C's निकाल की values लगा देती हूँ तो then I will get P of t and once I have P of t I can compute the error, ठीक है, and then I can see कि मेरे पास जो एरर है वी विल सी लेटर ऑन कि अच्छा इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स जस्ट डू एन एग्जांपल कि जिसमें हम ये कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखें एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ टी, ठीक है, एंड और हम ये कह रहे हैं अभी फ़िलहाल मुझे ये नहीं पता कि ये फंक्शन है क्या, बस इट इज़ सम फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ टी है और मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ बाय एन अदर फंक्शन पी ऑफ टी विच इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री m-1, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, और जितनी ज़्यादा मैं डिग्रीज की लूँगी उतनी ही अप्रोक्सीमेशन के चांसेस बेस्ट होने के हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग एंड व्हाई एम आई डूइंग दिस थिंग बिकॉज I don't have any concrete method of representing f of t. For example, let's suppose कि मेरे पास f of t is actually e of t,
ठीक है। अगर मैं इसको अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में करना चाहती हूँ, देयर इज नो वे कि मैं कहीं भी इसको हार्डवेयर में या इवन सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। सो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट आई नीड समथिंग विच इज इम्प्लीमेंटेबल एंड आई नो कि मैं टी स्क्वायर और टी को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। ठीक है। सो बट आई वॉन्ट इट इन सच अ वे कि मेरे पास जो है मुझे ये भी पता हो कि एरर, एक तो पहली बात कि है कितना, और दूसरा ये कि जाहिर है कि हम एरर को कम भी करना चाह रहे होंगे। बट द पॉइंट इज कि अगर मैं पी ऑफ टी को कंप्यूट करना चाह रही हूँ तो इसके लिए जो है ये बेसिस वेक्टर्स जो हैं टीज, ये तो मुझे पता है, लेकिन सी नॉट सी वन या कोफिशिएंट नहीं पता, तो वो हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं। ओके, सो हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा, दिस इज द जेनेरिक डिस्कशन कि हम अप्रोक्सीमेट करना चाहें तो क्या करते हैं। अब लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल इटसेल्फ। अगेन लेट्स सपोज कि एफ ऑफ टी इज ई ऑफ टी, और हम इसको सिर्फ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। सो लेट मी गो हेयर, और बजाय इसके कि हम एफ ऑफ टी इज ई ऑफ टी एंड आई वॉन्ट टू फाइंड, जी जी बोले मैम। अप्रोक्स आप कह रही है ना कि अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं, तो जी इसका जी मतलब जी। यह है कि हम एफ ऑफ टी में हम लोग एरर निकालना चाह रहे हैं या पी ऑफ टी से मैम? हम एफ ऑफ टी एफ और ऑफ पी ऑफ टी के दरमियान एरर निकालना चाह रहे हैं। यानी आप ये समझ लें कि ये मेरे पास एक्स ऑफ टी है, एक्स वेक्टर है। ठीक है। और ये मेरे पास एक्स हैट वेक्टर है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। लेकिन ये कि कंटिन्यूअस फंक्शन की फॉर्म में। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये कि समहाउ मैं इस वेक्टर को, जो मेरे पास एक्स वेक्टर है, इसको प्रोजेक्ट कर रही हूँ ऑन दिस वेक्टर स्पेस विच इज कंपोज्ड ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स टी नॉट, टी रेज टू द पावर 1, टी स्क्वायर, टी क्यूब एंड सो। तो अब हमें ऑलरेडी पता है कि जब मैं इन दोनों को अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ या प्रोजेक्ट कर रही हूँ अगर उसमें, तो आई विल ऑलवेज हैव द एरर। एंड इस केस में क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एरर को जो है मैं, मतलब आइडिया इज स्टिल द सेम कि आप इस दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है। बट द थिंग ठीक है। इज के ये एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वी आर डूइंग दिस फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, जबकि हमने अभी तक जितनी भी एग्जांपल देखी थी, बिकॉज वी वांटेड टू लिंक इट विद द लीनियर अलजेब्रा जो हम पहले करते रहे, तो हमने डिस्क्रीट की एग्जांपल्स देखी थी। बट अगेन अगर आप पूरा इस कोर्स को जहन में रखें तो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि फॉर अस all of these are just signal, and the signals can be represented as vectors. So what we are saying is कि continuous तो है, लेकिन we can treat it as a vector. तो इसका मतलब है कि f of t एक वेक्टर है, p of t एक वेक्टर है, इन दोनों का जो है वो मैं डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर करके अगर उसको मिनिमाइज कर लूँ तो दैट विल गिव मी द लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन। ओके, सो अब मुझे क्या क्या चीज चाहिए जी, इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, तो अब मुझे क्या क्या चीज चाहिए सॉल्व करने के लिए? वी नीड एक्चुअली आर। ठीक है। हमारे पास क्या थी इक्वेशन? आर सी इक्वल टू पी। ठीक है। और आर वॉज इक्वल टू पी। अब देखें मेरे पास जो पीज हैं कितने हैं, मेरे पास 1 है, टी है एंड टी स्क्वायर है, 3 है। इसका मतलब है कि आई हैव, this is p1 basis vector, this is p2 basis vector and this is p3 basis vector. So it means कि मेरे पास r जो है, सबसे पहले तो ये बताएं कि r का ऑर्डर क्या हो जाएगा? मैम 3x3। हाँ जी, 3x3 हो जाएगा, बिकॉज वी हैव सीन के r इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। और हमारे पास क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे r के? अच्छा, नाउ वी आई कैन सी के दीज आर नॉट ऑर्थोगोनल, और आर दे ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल अगर फर्ज करें, मैंने आपको कहा था कि जब शुरू करना है, हमने स्टार्ट करना है सॉल्व करना आर तो लेने से पहले, सो वी शुड ट्राई टू चेक कि ये ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं है। ठीक है। सो हाउ वुड आई चेक? इफ आई से कि हम जो है वो इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, और जो लिमिट हमने रखी हुई है, लेट्स सपोज कि हम सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन ले रहे हैं विच आर बिटवीन 0 and 1। ठीक है। हाउ डू आई चेक फॉर ऑर्थोगोनैलिटी फर्स्ट? आज पे तो मैं बाद में जाती हूँ। ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है?
जी अभी पीछे अगर आप अपने नोट्स में देखें व्हाट डू वी नीड टू चेक अगर ऑर्थोगोनल चेक करना है तो इनर मैम प्रोडक्ट हम इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट लेंगे अगर वो 0 के इक्वल इनर है प्रोडक्ट P1 P2 शुड बी इक्वल टू 0 मैंने ये चेक करना है P1 P3 इक्वल टू 0 एंड P2 P3 पेयर वाइज ठीक है अब देखें बिकॉज दीज आर कंटिन्यूअस फंक्शन तो मेरे पास जो इस केस में वी हैव सीन P1 P2 अगर मैं ऑर्थोगोनल चेक करना चाह रही हूँ तो इसका मतलब है आई वांट टू चेक कि 1 और t का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 है कि नहीं है एंड कंटिन्यूअस फंक्शन में जो है हमने इनर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया हुआ होता है बाय इंटेग्रल ठीक है सो आई विल चेक कि ये चीज़ है 0 के इक्वल के नहीं है सिमिलरली सेकंड के लिए व्हाट विल वी चेक वी विल चेक कि हमारे पास t एंड t स्क्वायर को अगर आप ले रहे हैं 0 से 1 तक तो वो इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता एंड देन फॉर नेक्स्ट लास्ट के लिए हम क्या करेंगे P2 P3 का मतलब है कि सॉरी ये मैंने गलत किया हुआ है P1 P2 का मतलब है कि P1 P3 का मतलब है कि मैं 1 को t स्क्वायर के साथ कर रही हूँ और P2 P3 का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर करके dt कर रहे हैं या इन अदर वर्ड्स टी स्क्वायर dt कर रहे हैं यहाँ पे हम t क्यूब dt कर रहे हैं ठीक है और इन तीनों को चेक कर रहे हैं मुझे वैसे देख के ही पता चल रहा है कि दे आर नॉट ऑर्थोगोनल लेकिन इन एनी केस यू कैन चेक फॉर दैट अगर आप ऑर्थो नॉर्मल भी चेक करना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल बी चेकिंग इज कि 1 का 1 के साथ अगर ले रहे हैं तो इज इट इक्वल टू 1 t का t के साथ अगर ले रहे हैं तो इज इट इक्वल टू 1 एंड t स्क्वायर का t स्क्वायर के साथ ले रहे हैं तो इज इट इक्वल टू 1 ठीक है उस तरह के एग्जांपल भी हम आगे अभी करेंगे इफ वी हैव टाइम लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई विल रेकमेंड कि आप इसको चेक करके अपने तौर पे बाद में देख लीजिएगा बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स जस्ट कंप्यूट दीज ठीक है ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा P1 इनर प्रोडक्ट विद P1 ठीक है नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा P2 inner product with P1 and next P3 inner product with P1 ठीक है and then मेरे पास यहाँ पर है P1 P2 I don't actually need to compute this because ये हम मुझे वही चीज़ दे देगा लेकिन I do need to compute P2 and then P3 inner product with P2 या in other words मुझे कितने चाहिए I need P1 inner product with P1 P2 inner product with P1 P3 inner product with P1 then P2 inner product with P2 and P3 inner product with P2 inner product with P3 या P3 inner product with P2 it doesn't matter एक ही चीज़ है inner product with P3 चलें जल्दी से निकालना शुरू करें what will be P1 inner product with P1 it will be equal to 1 dt because P1 is equal to 1 ठीक है हमने देखा था पीछे क्या था ओके लेट मी राइट हियर P1 was equal to 1 P2 was equal to t and P3 was equal to t square ये मैं वापस नहीं जा रही अच्छा ये क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए ये तो बहुत ही आसान है मैम टी आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 आएगा t तो आएगा ठीक है फिर जब हम लिमिट लगा देंगे तो 1 हो जाएगा ठीक है अच्छा व्हाट विल बी P2 P1 inner product it will be 1 1 आएगा आर यू श्योर 1/2 यहाँ पे 1/2 हाँ ठीक है 1/2 आ जाएगा ठीक है ये सिंपल इंटीग्रेशंस हैं इसमें कोई मसला नहीं है अगर किसी से इतनी जल्दी में नहीं हो पा रही तो जस्ट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन ठीक है अच्छा P3 P1 क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा 1/3 आ जाएगा t square dt which means कि this is 1/3 and then P2 क्या हो जाएगा अगेन यही चीज़ आ जाएगी बिकॉज वो भी t स्क्वायर ही है P2 P3 क्या आ जाएगा एक चीज़ मैंने यहाँ पे खैर नहीं लिखी वो हम दोबारा कर लेते हैं व्हाट विल इट बी
1/5 आएगा ये, ठीक है। T4 आ जाएगा तो ये 1/5 आ जाएगा। और मैंने एक और टर्म जो हमें चाहिए वो P3 भी चाहिए, ठीक है। सो P3 का इनर प्रोडक्ट विथ P3 विल कम आउट टू बी 1/4, ठीक है। सो इट मीन्स कि अब मेरे पास R क्या आ जाएगा, R विल बी इक्वल टू, मैं डायगोनल पे तो सिंपली ये लगा दूं P1 दिस एंड दिस, ठीक है। 1 1/3 एंड 1/4, ठीक है। ऑफ डायगोनल पे यहाँ पे जो मैं 1/2 आ रहा है वही यहाँ पर भी आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ पर मेरे पास आ रही है 1/3 वही मेरे पास यहाँ पे भी आ जाएगी। एंड हेयर आई हैव, सॉरी यहाँ पे एक मैंने गलती की है, दिस इज़ 1/5, ठीक है। ओके, सो ये 1/4 है तो ये भी 1/4 आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये मेरे पास R आ गया। अच्छा, व्हाट अबाउट P? ये अगर मैं वापस जाऊं, ओके, आई नीड दिस P वेक्टर ऑल्सो। अब ओके, आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स, मुझे P वेक्टर जो है ना वो कंप्यूट करके बताइए। बेशक अगर वैल्यूज आपके पास नहीं भी आती इन टर्म्स ऑफ, चलें पहले करना तो शुरू करें ना। P जो है इसका, चले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। P should be equal to inner product of x P1 के साथ, x P2 के साथ and x P3 के साथ। And what is x here? It is f of t which is equal to e raised to the power t. P1 P2 P3 आपको पता है, P1 is actually 1, P2 is t, जी। Okay, give me P. जी, किसी के पास कुछ भी आई वैल्यू? जी पहले वाली क्या है? जी जी बोलें। जो XP1 है वो तो E-1 है, ठीक मेरा है, तो E-1 है क्योंकि E रेज़ टू द, ठीक है, सही है। ओके जी, दूसरा क्या आएगा? Anyone? ओके, XP2 का मतलब है कि वी हैव 0 to 1 e raised to the power t dt। इसको हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ क्या है, सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आप करें तो क्या आता है ये? फर्स्ट पोजीशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो हम्म, T E रेज़ टू द पावर T E रेज़ पर T होता है, ओके, माइनस T स्क्वायर ओवर 2। ओ
नहीं आपके पास ओके ये जरूर मतलब इस तरह से तो खैर मैं आई शुड हैव रिटर्न इट बिकॉज जो हम उस तरह रखते हैं ना वी डिसाइड ऑन द फंक्शंस के हमने कौन सा जो है वो पहले लेना चाहिए और कौन सा बाद में लेना चाहिए तो वी एक्चुअली ये टी स्क्वायर आएगा या टी आएगा हाँ टी आएगा ठीक है सो इट विल बी एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेक दिस टी एज फर्स्ट फंक्शन एंड ई रेज़ टू द पावर टी एज सेकंड तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फर्स्ट into integral of second first function integral of second minus integral of differential of first integral of first तो इसका हाँ जी तो differential of first into integral of second ठीक है तो ये et dt आ जाएगा so this will actually come out to be t et 0 से 1 तक minus et from 0 to 1 ये चीज़ तो 0 हो जाएगी हमारा सॉरी हाँ ठीक है बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे 0 हमारे पास मौजूद है लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट अगर आप लेते हैं तो इट विल कम आउट टू बी व्हाट क्या हो जाएगा ये वाली जो चीज़ है लोअर लिमिट तो इसकी 0 हो जाएगी और अपर लिमिट हो जाएगी रेज़ टू द पावर 1 विल बी e राइट और सो ये वाली जो चीज़ है दिस विल कम आउट टू बी e एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग तो ये बनता है मेरा तो आ रहा है और प्लस 1 e सो इट विल plus बी 1 1 जी ठीक है सो इसका मतलब है कि ये 1 हो जाएगा आप जल्दी से बाकी लोग भी जो है ना कुछ बोलें जो जो 2-4 के अलावा जो लोग हैं एंड टेल मी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग वो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा मैम जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मैम जो नेक्स्ट वैल्यू है वो e-2 आ रही है e-2 आ रही है ओके मैम e-2 है e-2 है ओके सो इट मींस के ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं ओके एंड देन अब इसको जो है मैंने बेसिकली यहाँ पर जो है यू कैन सॉल्व विद मैटलैब ठीक है कि आप जो है इसका मतलब है कि आर भी हमारे पास आ गया है और आर आ गया है एंड देन सी आपने करना है और पी हमारे पास आ गया है तो इसका मतलब है कि सी वुड बी इक्वल टू आर इनवर्स ऑफ पी ठीक है चाहे तो आप प्रैक्टिस के लिए वैसे भी करके देख सकते हैं लेकिन ये कि आप मैटलैब से भी करें यहाँ पर जो है वो मेरा ख्याल है मैंने मैटलैब से ही करके देखा हुआ है तो दिस कम्स आउट टू बी दिस थिंग कि आपके पास C1 C2 और C3 जो है वो इनकी वैल्यूज़ ये आ जाती हैं जब कोफिशिएंट्स को जो है कि अच्छा हमने अब ये देखा है कि एक्चुअल में जो कैलकुलस में हमने टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन देखी थी उसमें इट वाज समथिंग लाइक दिस सो अब यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ जो पहला वाला कोफिशिएंट है यानी अब मैं अब किससे अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ C1 प्लस C2 t प्लस C3 t स्क्वायर से ठीक है तो इस केस में जो है वो मेरे पास C1 जो है 1.01 है तो इट मीन्स के दिस इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू दिस वन लेकिन अगर मैं बाकी अच्छा बाकी जो है अगला वाला जो है कोफिशिएंट जो है अगर मैं कंपेयर करती हूँ जो है वो टर्म बाय टर्म तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है दैट इज एक्चुअली 1 जबकि मेरे पास जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.85 और जो थर्ड है यहाँ तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ 0.5 है जबकि मेरे पास जो है वो 0.8392 आ रहा है सो इट मीन्स के अब हम क्या कर सकते हैं अगर हम एरर को रिड्यूस करना चाहें वन थिंग दैट वी कैन डू इज कि हम जो है वो अब यहाँ ओके बिफोर आई प्रोसीड फॉरवर्ड एक चीज़ ये भी देख लें कि दिस इज एक्चुअली द एरर स्क्वायर ठीक है और एरर स्क्वायर जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास ई टी की वैल्यू है माइनस एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ जी जी जरूर आपने ये बताया कि जो थर्ड कोएफिशिएंट है ना उसमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना पहले में कम आ रहा है तो इसके पीछे कोई लॉजिक है कोई ये बाय चांस है या डज इट रियली कन्वे समथिंग
नहीं, एक्चुअली इट जस्ट कन्वेज अस के अब एक्चुअली अगला जो चीज़ है ना, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास हमेशा इसी तरह से आ रहा हो, ठीक है। अगर आप ई टी की बजाय कोई और फंक्शन लेके अप्रोक्सीमेट करें तो हो सकता है कि किसी और कोफिशिएंट में जो है वो आपके पास ज़्यादा जो है वो एरर आ रहा हो, यानी ओवरऑल एरर जो है वो तो तीनों को मिला के आ रहा है, ठीक है। बट व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर इज के आपके पास टर्म बाय टर्म एरर्स जो हैं वो इंक्लूडेड है एंड देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन। यानी मैं ये नहीं कह सकती कि अगर यहाँ पर थर्ड में आ रहा है तो आप किसी और फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो उसमें भी थर्ड में ही ज्यादा आ रहा होगा, फर्स्ट टू में कम आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली दिस डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स। सबसे पढ़ के तो ये चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन वेक्टर है या एफ ऑफ टी है ये क्या है, ठीक है। फिर इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आप उसको अप्रोक्सीमेट कितनी टर्म से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको टी क्यूब या टी फोर तक ले जाऊं तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास जो एरर होगा इट शुड बी लेस देन द एरर जो कि मुझे इस केस में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के फर्स्ट की वजह से कम आ रहा है या सेकंड की वजह से कम आ रहा है, ठीक है। बट व्हाट इफ वी वांट टू रिड्यूस द एरर? अगर फर्ज करें कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसी सिचुएशन में आई वांट टू समहाउ चेंज द वैल्यूज इन सच अ वे कि ये जो एरर है या ये कि आई वांट टू रिड्यूस एरर ऑन अ स्पेसिफिक टर्म, ठीक है। द थिंग इज के या तो ये कि ओवरऑल मैं एरर को रिड्यूस करना चाह रही हूँ या ये कि आई वांट टू रिड्यूस द एरर इन अ स्पेसिफिक टर्म। सो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज, अगर आपको याद हो वी टॉक्ड अबाउट वेटेड नॉर्म्स की हमने बात की थी या वेटेड इनर प्रोडक्ट की बात की थी, ठीक है। तो वन वे टू रिड्यूस द एरर इन दिस केस वुड बी कि हम इस जो भी हमारे पास एरर वेक्टर आ रहा है उसको हम किसी वेट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा मैं वेक्टर का वर्ड यूज कर रही हूँ बिकॉज अगेन बार बार हम ये चीज करते हैं कि हम सिग्नल्स को और इन तमाम चीजों को एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप कंटिन्यूस फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारे पास वेक्टर है, जो भी फंक्शन है या एरर जो आपके पास कंटिन्यूस एरर आया हुआ है उसको मैं किसी और वेट फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं और जो वेट फंक्शन है दैट विल एक्चुअली डिपेंड कि मैं कहाँ पे एरर जो है उसको रिड्यूस करना चाहती हूँ और कहाँ पर एरर जो है वो उसको इंक्रीज करना चाहती हूँ। दिस कैन बी वन ऑफ द वेज, ठीक है। आगे जाके जो है वो मे बी आप और कोर्सेज वगैरह में इसको पढ़ेंगे, लेकिन व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि हमने जो अभी कंप्यूट किया है एग्जाम्पल में हमने ऑर्थोगोनैलिटी का प्रिंसिपल तो ऑलरेडी उसमें यूज़ किया हुआ है बिकॉज वी एक्चुअली हमने ये पूरी के पूरा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो निकाला यही अस्यूम करके था कि ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल होल्ड करता है, विच मीन्स कि एरर इज एक्चुअली ऑर्थोगोनल टू ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिस वेक्टर्स जो है, ठीक है, या डेटा वेक्टर जो डेटा आपने जहाँ से भी जो हमारे पास सब स्पेस है उसके जो भी वेक्टर्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन व्हाट वी आर सेइंग इज कि अब ऑलरेडी मिनिमाइज एरर उस सिचुएशन के हिसाब से या अंडर दिस कंडीशन जो है आपको जो भी सीज की वैल्यू मिल रही है दे आर द ऑप्टिमम वैल्यू बिकॉज ऑफ द रीजन कि एरर को तो ऑर्थोगोनल लेके ही हमने उसको सॉल्व किया हुआ है। लेकिन इफ आई वांट टू फर्दर reduce the error or further somehow readjust the error, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज के मुझे ये पता है कि आई वॉन्ट लेस एरर इन मे बी सेकेंड टर्म एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। सो व्हाट आई कैन डू इज कि अब देखें यहाँ पर जो मैंने वेट वेक्टर डिफाइन किया हुआ है अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि यही वाला वेट वेक्टर होगा, ठीक है। इट कुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, it could have been something like this, it could have been something like this, ठीक है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स के मैं किस चीज को एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ और किस चीज को रिड्यूस। अब जिस तरह यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि जो वेट वेक्टर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ये 0 से 1 तक ही हमने डिफाइन किया हुआ है एंड व्हाट इट इज डूइंग इट इज काइंड ऑफ एनहांसिंग द वैल्यूज बिटवीन 0 से मोस्ट प्रोबेबली 0.5 तक। 0.5 पे जो भी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है एंड देन अगेन इट इज इंक्रीजिंग द वैल्यूज बिकॉज इट इज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग देम। ये है इसका जो, ठीक है, इट इज अ पैराबोला और जो कि कहीं पे जाके जो है वो 0 को टच कर रहा है। सो इसकी शेप पे मुझे नजर आ रहा है कि जैसे जैसे मैं टी को चेंज करती जाऊंगी वैसे वैसे ये डिफरेंट पोर्शंस को डिफरेंट
वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेगा, और बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइंग इट विद डिफरेंट वैल्यूज, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आर है इट विल चेंज, ठीक है। मैट्रिक्स P जो है दैट विल आल्सो चेंज, जो कि पता नहीं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, एंड एट द एंड मेरे पास कोफिशिएंट्स जो है दे विल चेंज एंड एरर विल आल्सो चेंज, ठीक है। सो मतलब अगेन मैं आपको 1-2 दिनों में ये होमवर्क दूंगी, एंड देन यू कैन वी विल डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि अगर आप वेट चेंज कर देते हैं तो बेस्ड अपॉन दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एरर जो है वो ओवरऑल इंक्रीज भी कर जाए। लेकिन ये कि मैं जिस टर्म की वजह से उस वेट के ऊपर इफेक्ट डालना चाह रही थी वो टर्म जो है मुझे ज्यादा क्लोज मिल गई है, ठीक है। बट अगेन दिस विल चेंज फ्रॉम योर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ये कि इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं हमेशा एरर वेक्टर को इस तरह ही मल्टीप्लाई वेट वेक्टर को इसी तरह से डिफाइन करूंगी। लेकिन जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि वेटेड लीस्ट स्क्वायर्स जो हैं या वेट वेक्टर से वेट फंक्शन से मल्टीप्लाई करके वी कैन मैनिपुलेट द एरर, ठीक है। हम एरर्स जो है वो उसको शिफ्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा जो है, या ओवरऑल उसको कम करवा सकते हैं। ओके, यहाँ इसके जी जी बोले जी। मैम एक क्वेश्चन ये है कि मतलब 1/2 हमें ये कैसे पता चला कि W जो है हमारे पास 0.5 या 1/2 होगा तो हमारे पास एरर मिनिमाइज होगा। ये मतलब मैम हम नहीं, लोग एरर W को मिनिमाइज कैसे नहीं, ओके। एक्चुअली इसको करके देखिएगा, आई एम नॉट क्लेमिंग कि एरर जो है वो मिनिमाइज हो गया है। मैं ये कह रही हूँ, देखें हमें जो यहाँ से नजर आ रहा है वो ये, ओके जस्ट ए मिनट, ओप्स, कि अगर मैं मैम क्वेश्चन ये है कि W जो है हम लोगों ने 1/2 कैसे लिया? नहीं, W मैंने 1/2 कहाँ लिया हुआ है मैम ये जो 1/2 आपने मल्टीप्लाई किया है मतलब किधर? W तो ये है मेरे पास, W इज एक्चुअली इसकी तो ये इक्वेशन है, T - 1/2 स्क्वायर। और W जो, चलें छोड़ें इसकी इक्वेशन को छोड़ें, मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास f of t was 0 से 1 तक की है ना, लेट्स सपोज कि मेरे पास f of t जो है इट was समथिंग लाइक दिस, ठीक है, 0 से 1 तक, और इसको मैंने इस W से मल्टीप्लाई कर दिया है। व्हाट इज द इफेक्ट? इसको यहाँ पे अभी आई एम अस्यूमिंग कि यहाँ पे ये 0 जा रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि ओवरऑल मैं क्या कर रही हूँ। दिस वाज एक्चुअली, लेट्स सपोज कि दिस वाज f of t, एक्चुअली ये मैं गलत कर रही हूँ बिकॉज f of t तो हमें पता है ना, हमने एक्सपोनेंशियल लिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल कैसा होगा? ये एक्सपोनेंशियल आपके पास जब t जो है वो 0 से 1 की तरफ जा रहा होगा तो कैसे इसके आना चाहिए, वो शेप कैसी होनी चाहिए? फ्रॉम वेयर विल इट स्टार्ट? e raised to the power मैं 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ जा रहा होगा? एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। ओके, तो यहाँ तक जा रहा है ना खाली, तो कहाँ तक जाएगा? ये 1 से तो स्टार्ट हो गया और कैसे जाएगा? समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे क्या होगा? 1 पे क्या होगा? जल्दी से बताइए जी, 1 पे क्या होगा? e raised to the power t 1 पे क्या होगा? दिस इज t। मैम e की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो आएगी ना? वो आएगी ना, हाँ, विच इज राइट। सो इस अब अगर फर्ज करें कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम एक्चुअली जो यहाँ पे वैल्यूज हैं उनको मैं 0 कर रही हूँ ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। यहाँ वाली वैल्यूज जो हैं उनको भी मैं 1 से ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और इधर बिकॉज ये जो वैल्यू आ रही है ना मेरे पास, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 10/2। 0 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है मेरे पास दैट इज ऑल्सो 10/2, और 1 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो भी 10/2। अगर आप सिर्फ इस इक्वेशन से देख लें ना, बिकॉज 0 अगर मैं रखती हूँ तो ये -1/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, स्क्वायर है तो ये 10/2 आ जाएगा। अगर मैं इसको 1 रखती हूँ तो ये +1/2 बन जाएगा। अगेन स्क्वायर अगर आप उसका ले ले, सॉरी 4 आ जाता है, ठीक है, 10/4। एंड सो व्हाट इज हैपनिंग, जो क्वेश्चन आपका था कि ये चीज मैं अगर आपको ये कह देती हूँ कि जी आपने वेट वेक्टर इस तरह से डिफाइन करना है कि एजेस जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाए और जो सेंटर वाली वैल्यूज है उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो जाए, तो इन दैट केस यू विल डिफाइन दिस वेट वेक्टर।
ऑन दी अदर हैंड फर्ज करें कि मैं आपसे कह देती हूँ कि नहीं, आपने वेट वेक्टर ऐसा डिफाइन करना है कि वो दरमियान वाली वैल्यूज की ज्यादा कंट्रीब्यूशन करे और जो साइड वाली वैल्यूज है उनकी कम करे। सो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि आप ये ले सकते हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है हमें नहीं पता, मैं तो ये कह रही हूँ कि मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब जिस तरह मैंने यहाँ पे देखे नीचे लिखा हुआ भी है कि द एरर इज रिड्यूस एट द एजेस बट लार्जर इन बिटवीन बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ इन बिटवीन में जो भी था इसको बिल्कुल ही हम जीरो पे लेके चले गए। ठीक है, तो जब हम इसको जब जीरो पे लेके चले गए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इन वैल्यूज की वजह से जो भी एरर आ रहा था वो एरर जो है वो बढ़ गया बिकॉज वे वैल्यूज बिल्कुल हमने खत्म कर दी हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज कि ये जो वेट वेक्टर है ना, इट विल डिपेंड अपॉन के आपको कहा क्या जा रहा है। और अगर आपको याद हो कि इसकी एग्जाम्पल हमने पहले भी एक की थी कि लेट सपोज, मतलब मैंने आपको बस जेनेरिक बताया था कि लेट सपोज कि मेरे पास जो है वो ब्रेन का सिग्नल है जिसमें स्पाइक एक जगह पे आया हुआ, बाकी जगहों पे वो ठीक है, और मैं आपको कहती हूँ कि जी वेट वेक्टर आपने ऐसा डिफाइन करना है जो कि इसकी कंट्रीब्यूशन को जो है ना बिल्कुल खत्म कर दे, या बिल्कुल ना भी खत्म करे तो इसको जो है ना किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करे। लेट्स सपोज कि दिस इज 10 और बाकी जो वैल्यूज हैं वो 0 से 1 के दरमियान में। तो अब आप क्या करेंगे, अगर मैं कहती हूँ इसको भी आपने 1 पे लाना है तो आप क्या करेंगे, आप वेट वेक्टर जो है वो कैसा डिफाइन करेंगे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि यहाँ बाकी जगहों पे ये अप्रोक्सीमेटली 1 हो, इधर जो है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.1 हो जाए। ठीक है, बिकॉज 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओवरऑल 1 पे आ जाएगा एंड देन अगेन 1 हो जाए। सो द थिंग इज कि ये जो वेट वेक्टर है दिस इज नॉट समथिंग यूनिवर्सल, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आप किस जगह को एनहांस करना चाह रहे हैं और किस जगह को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। एंड इट इज नॉट अ मस्ट कि वेट वेक्टर की वजह से ओवरऑल एरर कम हो जाए, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर कैन चेंज बेस्ड अपॉन कि आपने क्या वेट वेक्टर डिफाइन किया हुआ है। ओके जी, अब यहाँ पे मैं रुकूंगी, लेकिन उससे पहले जो है आई हैव जस्ट वन थिंग कि इसमें एक अनदर एग्जांपल है विच इज़ एन इजी एग्जांपल। आपकी जब मैं ये अपलोड करूँगी लेक्चर्स तो इसमें मैं ये भी PDF में अपलोड कर दूँगी। ट्राई टू डू इट बिफोर नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में वी विल एक्चुअली वी विल स्टार्ट विद दिस, और मे बी हम इसको स्किप ही कर दें आप लोग जो है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम करेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल लेट मी जस्ट वेरी क्विकली समराइज मेरी क्योंकि 2 मिनट में क्लास है अगली, तो और आपकी भी क्लास होगी कि जो है हमने आज सिर्फ और सिर्फ ये देखने की कोशिश की है कि जो हमारे पास ग्रामियन मैट्रिक्स था जिसको इन्वर्स को सॉल्व करके हम कोफिशिएंट निकाल सकते थे, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम उसका एक, सबसे पहले तो ये कि वो इन्वर्टेबल उस वक्त होगा जब उसके जिस भी मैट्रिक्स से आपने उसको बनाया है वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को कंटेन करता हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम somehow उन्हीं वेक्टर्स को जिससे ग्रामियन मिलके बना है ऑर्थोगोनल कर दें एंड ऑर्थोनॉर्मल कर दें, तो उस केस में हमारे पास सॉल्यूशंस बिकम इजी है। ओके, एंड देन इस एग्जांपल जो है वो हमने उसी चीज़ के थ्रू कोफिशिएंट्स निकालने की कोशिश की है। एंड अनदर थिंग दैट वी सॉ वाज कि अगर आपके पास एरर जो है उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कम करना चाह रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं वेट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके, वी कैन एक्चुअली मैनिपुलेट द एरर के एरर को जो है वो हम हैंडल कर सकते हैं या उसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, लेट मी, और मैं अगली दफ़ा से आप लोगों का फिर बता रही हूँ, आई विल हैव दैट शीट और मैं आप लोगों से एक एक से जो है ना वो पूछूंगी, बिकॉज मुझे लगता है कि जो लोग सारे चुप हैं, आई हैव नो आइडिया कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो वी नीड टू फिगर आउट समथिंग के जिसमें जो है ना आप सब कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। ओके, वी विल स्टॉप हियर।